कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान पाठ 4 है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। हमने 1857 की क्रांति के बारे में पहले ही पढ़ा था, 1757 से लेकर 1857 की क्रांति के बारे में। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि उस क्रांति के पश्चात हमारे देश के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसके कौन कौन से प्रमुख नेता थे, कौन से उग्रवादी थे। उसमें दो थे, गरम दल, नरम दल। उसके अंदर कौन कौन से थे जो गरम दल में थे, नरम दल में थे। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना, निकाल देना, उसका बहिष्कार करना। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन मतलब खुद के देश का ही सारा सामान हमको क्या करना, उपयोग में लेना। ये कब हुआ था, जब बंगाल का विभाजन किया गया था। 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन किया गया, तब सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था वो क्या हुआ था, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। क्यों, उस समय जो बंगाल था, अभी जो हमारा बिहार उड़ीसा वो बंगाल के अंदर था, तो उस समय बंगाल हमारा सबसे बड़ा क्या था, प्रांत था, और वो मुख्य केंद्र था राष्ट्रीय आंदोलन का। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो कैसे ब्रिटिशर्स ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवाई। तो 2006 में कैसे मुस्लिम लीग की क्या होगी, 1906 में कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि उग्र क्रांतिकारी का उदय और विकास के कौन कौन से उग्र क्रांतिकारी हमारे देश में कैसे उनका उदय हुआ, कब हुआ, बंगाल के विभाजन के बाद। तो उन नेता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम दो तरह के दल के बारे में पढ़ेंगे, गरम दल और नरम दल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गुजरात में, ठीक है, तो गुजरात के अंदर अरविंद घोष थे, जिन्होंने उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का क्या किया था, वो निर्माता थे। वो कभी आगे नहीं आते थे, वो हमेशा अपने भाई को आगे रखते थे। उन्होंने क्या किया था, वायसराय मिंटो, जिसको हम क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग का संस्थापक कहते या नहीं कहते, पिता कहते, उसके ऊपर अहमदाबाद के अंदर जो रायपुर दरवाजा है ना, हमारे अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा, वहां पर उन्होंने उसके ऊपर क्या किया था, बम डाला था। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए कि आज हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। 1857 का संग्राम। भारत में 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण तथा तत्कालिक कारण, जिसमें एनफील्ड राइफल को सेना ने दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। अब 1857 का संग्राम क्यों हुआ था, इन सभी कारणों से। वहाँ पर राजनीतिक असंतोष था, सबका आर्थिक शोषण हो रहा था, सामाजिक से, धार्मिक रूप से। संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। 1857 का जो संग्राम हुआ था, उसके अंदर जो प्रथम शहीद थे वो कौन थे, मंगल पांडे। इस संग्राम में नाना साहब, तात्या टोपे, राजकुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि संग्राम में भी शामिल हुए थे। मंगल पांडे के अलावा नाना साहेब, तात्या टोपे और ये सब थे। 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए, जिससे भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत हुई। अब देखो, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत पर बहुत से प्रभाव पड़े। सबसे पहले जो कंपनी थी उसका अंत हुआ, और जो दूसरा ब्रिटिश जो राज थी उसकी शुरुआत हुई। कौन सी, रानी विक्टोरिया की घोषणा। वहाँ पर कौन आ गया था, रानी विक्टोरिया। प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। यहाँ पर देखो, अब प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक सभी नीति के अंदर परिवर्तन होने लगे। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के कारण उसका निर्धारित समय में पहले शुरू होना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, अपर्याप्त और पुराने शस्त्र, संग्रामकारियों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा, निधि स्वास्थ्य की प्रधानता, योग्य और संगठन नेतृत्व का अभाव जैसे अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनका विस्तृत अध्ययन आप पिछली कक्षा में कर चुके। हमने किया है ना कि स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ था, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना थी, उन सभी के लिए। तो वो सब क्या थे, हमारे 1857 के संग्राम के बाद के परिणाम।
अब है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार करना मतलब क्या होता है? निष्कासित करना, निकाल देना। स्वदेशी आंदोलन मतलब खुद के आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी बंग भंग आंदोलन, जो 1905 के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। अब देखो, एक आंदोलन हुआ था 1905 में, उनको बंग भंग के नाम से जाना गया। उसके अंदर बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन दोनों थे। अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। आपने देखा था ना, अंग्रेजों ने क्या हुआ, जब उन्होंने ये सोचा कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम इनमें, तो उन्होंने क्या किया, फूट डालो नीति करो की नीति अपने। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में उन्होंने क्या किया था, फूट डालो राज करो की नीति का किया। ब्रिटिश शासन के समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। जब ब्रिटिश शासन था उस समय बंगाल में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? हमारा बंगाल, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था। इसमें आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समावेश था। देखो बंगाल कितना बड़ा था। आज जो हमारा बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग है, वो बंगाल के अंदर थे। कब? ब्रिटिश शासन के समय। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। अब जो बंगाल था वो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु क्यों था? क्योंकि वहाँ से ही हमारे स्वदेशी आंदोलन और सभी को क्या मिला था, एक राह मिली थी। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। मतलब कैसे राष्ट्रीय आंदोलन करना है, किस वेग में करना है, कैसे विचार है, वो सब बंगाल से मिलता था। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुसलमान एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, हमारे हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़ाई लड़े थे। इसलिए फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेजों की कूटनीति द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। तभी जब देखो 1857 की क्रांति के अंदर जब वो लड़े थे, तब उन्होंने क्या किया, यह सोचा कि जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हम अब भारत में राज नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए उन्होंने कौमवाद अपनाया। कौमवाद मतलब क्या होता है बेटा, जो मुसलमान होते हैं उनका जो धर्म होता है उसे कौम कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई करवाई और बंगाल का विभाजन करवाया। वायसराय कर्जन 1899 से 1905 द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्य क्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग किए गए। अब देखो वायसराय कर्जन ने क्या किया था, 1899 से 1905 के अंदर क्या हुआ, प्रशासनिक कार्य क्षमता लाने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, एक पूर्व बंगाल और एक पश्चिम बंगाल के रूप में। बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया। अब देखो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वहाँ पर उग्र विरोध शुरू हो गया। उग्र मतलब हिंसा वाला विरोध क्या हो गया, शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू हुआ। कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बंगाल प्रांत का विभाजन कब लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। उस दिन पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शोक दिवस में। क्यों? क्योंकि हमारे बंगाल का विभाजन हो गया था। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन और स्वदेशी माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया गया। और उसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रण लिया गया कि हम विदेशी माल का क्या करेंगे, बहिष्कार। बहिष्कार मतलब उनको छोड़ देंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे और स्वदेशी जो हमारे देश में बनता है उसी को हम उपयोग में लेंगे। केवल बंगाल ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानने लगे कि हिंद में राष्ट्रवाद का ज्वार जिस जोर शोर से शुरू हुआ है उसे रोकने के लिए यह विभाजन किया गया। अब सब लोग ये मानने लगे कि भाई हम ये विभाजन क्यों किया गया, क्योंकि ब्रिटिश अब जान चुके थे कि भारत एक हो चुका है, यदि हम उनका विभाजन नहीं करेंगे तो हम शासन नहीं कर सकते। उस दिन एक समग्र बंगाल में हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का दर्शन किया। अब देखो हिंदू और मुसलमान ने क्या किया, आपस में राखी बांधी। आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण लक्षण थे। अब इस आंदोलन के क्या महत्वपूर्ण लक्षण, सबसे पहला था कि स्वदेशी अपनाना, दूसरा विदेश माल का बहिष्कार करना और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको अपनाना, विदेशी माल का बहिष्कार करना और स्वदेशी अपनाना। स्वदेशी आंदोलन से भारत को खूब लाभ हुए, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार के
परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका हुआ। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन में भारत को खूब लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे ही कपड़े या जो भी बनते थे हम खुद करते थे, और जैसे ही हमने विदेशी माल का बहिष्कार किया तो इंग्लैंड के व्यापार को बहुत हानि हुई। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े बंद हो गए, जो बाहर से कपड़े आते थे वो भारत में आना बंद हो गए। इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ पर होता था। और भारत में बने कपड़े की बिक्री बढ़ गई, जो भारत में कपड़े बन रहे थे उसकी बिक्री बढ़ गई। स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हुए। स्वदेशी माल मतलब जो हम बनाते थे उनके उन्होंने कारखाने शुरू किए। बंगाल के अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई तथा मद्रास आदि प्रांतों में भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा। गुजरात में भी स्वदेशों की लड़ाई की गूंज सुनाई दी। इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़बरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पुनः विचार करके मात्र 6 वर्ष बाद ईस्वी सन 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। देखो, अब उस पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब ये समझ में आ गया कि भारत यदि हम उसके अंदर से व्यापार नहीं करेंगे वो हमारे यहाँ तो क्या होगा, हम बहुत मतलब है ना कर्ज में डूब जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचकर पार्लियामेंट ने क्या किया, 6 वर्ष बाद 1911 के अंदर जो 1906 में 5 में विभाजन लागू किया गया था उसको 1911 के अंदर रद्द कर दिया। हिंद वासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना को यह उल्लेखनीय विजय थी। अब आता है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस्य खड़ा करने चाहते थे। वैमनस्य मतलब क्या होता है, बैर खड़ा करना चाह। तत्कालिक वायसराय मिंटो और भारतीय मंत्री मार्ले के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई। किसने योजना बनाई? वायसराय मिंटो ने। उन्होंने कहा कि ये जो एकता हिंदू मुसलमान की, उनको हम क्या करेंगे, कुचल डालेंगे, तोड़ देंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। तब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के मुसलमानों की तरफदारी करना शुरू किया। अब जब आंदोलन की शक्ति जो भारत की बढ़ती जा रही थी तो जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे उनकी तरफ क्या किया, अंग्रेजों ने तरफदारी शुरू की, उनकी तारीफें करने लगे। अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए मुसलमानों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल हो गए। अब एक ऐसे मुसलमानों का समूह था बड़े वर्ग का, वो क्या हुआ, अंग्रेजों की बातों में आ गए। उन्होंने कहा हमको अलग मताधिकार चाहिए, हमारे जो मंडल है मतदान के वो अलग अलग होने चाहिए। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुई? ईस्वी सन 1906 में। इस संस्था की स्थापना में मुसलमानों के धार्मिक प्रधान आगा खां, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां, वायसराय मिंटो और उसके निजी मंत्री डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये उस संस्था के संस्थापक बने। मुख्य मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे, इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के 2 ही मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस तरह से अलग प्रतिनिधि की मांग मुसलमानों की नहीं परंतु अंग्रेजों की नीति की सोच थी। अब मुसलमानों ने थोड़ा रखा था, किसने रखा था? अंग्रेजों ने। हाँ, मुसलमानों को तो थोड़ा अलग से किया था। मिंटो ने मुसलमान को सहयोगी बनाने की नीति की शुरुआत की, इसलिए मिंटो को कई लेखक मुसलमान कौमवाद का पिता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुसलमान कौमवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो वायसराय मिंटो को। क्यों? कि इन्होंने ही कौमवाद को लेकर क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इतिहासकार तो यह भी लिखता है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं है बल्कि मिंटो ही है। देखो, पाकिस्तान का जो सच्चा जिसने बनाया वो मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं है, रियल में कौन था? वायसराय मिंटो। तभी से हिंदू मुसलमान संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन क्या परिणत हुआ। और 1906 में जब क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तब से हिंदू मुसलमान में बहुत सारे दंगे होने लगे, लड़ाई होने लगी, जिससे क्या हो गया, जो हमारा हिंद था वो विभाजित होकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर परिणित हुआ। अब है उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और विकास। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखो आपको यहाँ कुछ चित्र दिख रहे हैं, जैसे वासुदेव बलवंत फडके, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ये हमारे सब क्या है, फ्रीडम फाइटर है। ये इन्होंने क्या किया था, हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फडके ने की थी। अब यहाँ पर जो क्रांतिकारी मतलब ये क्रांतिकारी थे, ये हिंसा का उपयोग करते थे, शस्त्र अस्त्र सबका उपयोग करते थे। तो उसके निर्माता कौन थे? वासुदेव बलवंत फडके। चाफेकर
बंधुओं दामोदर चाफेकर तथा बालकृष्ण चाफेकर, वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित की। इन सबके बारे में आप कक्षा 8 में पढ़ चुके। ये सभी हमारे क्रांतिकारी थे। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे भारत को आज़ाद कराने में। शस्त्र बनाने से लेकर उसके उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हित में उदित होकर देश विदेश में फैला। अब ये जो उग्र मतलब क्या होता है बेटा? बहुत तेज, बहुत ऐसे गुस्से वाला। उनके पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन 1907 में वो गरम और नरम दल जैसे दो भागों में विभाजन हुआ। देखो, गरम दल और नरम दल के नेता मतलब इतना हिंसक नहीं थे जितने गरम दल के नेता थे। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विनीति का प्रबल विरोध जैसे परिस्थितियां है। लाल बाल पाल की त्रिपुटी ने गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में नई चेतना जगाई। अब देखो, लाल, बाल और पाल, ये तीन जो थे, उन्होंने क्या किया? गरम दल का निर्माण किया और लोगों के अंदर भारत के लिए एक राष्ट्रीय भावना जागृत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली ढाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ दिया। जो नीति ढीली ढाली थी, नरम थी, उनको उन्होंने एक नया मोड़ दिया। देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और भी है। देखो, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, रोशन सिंह, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। ये नारा किसने दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो हमारा राज्य है उसमें रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जो आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र बन गया। तब भारत के नवयुवकों ने के एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के प्रयास किए। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने को तत्पर थे। अब देखो, ये जो जितने भी उग्र क्रांतिकारी थे वो लड़ाई के अंदर क्या करते थे? शहीद हो जाते थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दूसरों का प्राण ले सकते थे। खुद के तो प्राण दे सकते थे, साथ साथ में उनके प्राण भी ले सकते थे जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा था। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां फैली थी। अब इन जगहों पर क्या हुआ था? हमारे भारत के अंदर ये जो उग्र क्रांतिकारी थे गरम दल के, वहाँ पर ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ उन्होंने फैलाई। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशील सम्मति, अंजुमन ए मोहल्लाने वतन, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, बाद में भारत माता आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अधिक गति दी। अब इन्होंने क्या किया? ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाई, हर जगह पर एक संस्था बनाई। वहाँ पर वो लोगों को, जो युवक थे, उनको प्रशिक्षित करते थे, राष्ट्रीय भावना उनके मन में जगाते थे, देशभक्ति की, और अपने क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को और बढ़ाते थे। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने सतत बल प्रदान किया। अब ये सारे ही क्या थी? पत्रिकाएं थी। तो क्या युवक पढ़ने लग गए थे। तो जैसे ही युवक इसको पढ़ते तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होती थी। अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। अब देखो, अलीपुर हत्याकांड के अंदर जो 34 क्रांतिकारी थे उनके ऊपर केस हुआ। हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड में अनेक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास। 13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद में रायपुर दरवाज़ा बाहर वायसराय मिंटो पर फेंका गया बम आदि घटनाएं दृष्टांत के रूप में दी जाती है। अब देखो, ये अहमदाबाद में रायपुर दरवाज़ा है ना, वहाँ पर जो वायसराय मिंटो थे उनके ऊपर प्रथम बार बम फेंका गया था। दूसरे दौर में 1920-42 काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड और केंद्रीय धारा सभा दिल्ली में बम फेंकने की घटनाएं घटी। अब ये सब कौन कर रहे थे? ये हमारे उग्र क्रांतिकारी। इन सभी प्रवृत्तियों में सहभागी क्रांतिवीरों के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके। मैंने अभी आपको बताया कि ये जितने भी है इन सभी के बारे में हमने क्या किया है? पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा है।
गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन। गुजरात में सशस्त्र क्रांतिकारी की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद। तो गुजरात के अंदर जो उग्र आंदोलन का थे, उनके नेता कौन थे? श्री अरविंद घोष। परंतु वे पर्दे के पीछे थे, वो कभी सामने नहीं आते थे। अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष हमेशा आगे रहते थे। जो उनके भाई थे वो हमेशा आगे रहते थे। बारिंद्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भाग को रौंद डाला और जो गुजरात का दक्षिण भाग था उसमें से ब्रिटिश को निकाल दिया। यहाँ उन्हें श्री छोटू भाई और श्री अंबुभाई पुराणे जैसे सशक्त साथी मिले। नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी भी मिले। अब नर्मदा के किनारे उनको एक स्वामी मिले जिनका नाम था साकरिया। ये स्वामी 1857 के संग्राम के समय झांसी की रानी के साथ थे। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। बारिंद्र कुमार ने बड़ोदरा, चातोरखेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा ऐसे हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति के रंग में रंग दिया। उन्होंने मध्यम वर्ग के जितने भी युवक थे उनको क्या किया? देश प्रेम की भावना जागृत की। इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वायसराय मिंटो बग्गी पर बम डालने की क्रांतिकारी घटना शुरू हुई। और सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ? रायपुर दरवाजा जो था वहाँ पर वायसराय मिंटो पर क्या किया गया? बम फेंका गया। तब से गुजरात के अंदर उग्र क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक की क्रांति की योजना को चित्रित किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भवानी मंदिर। उसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण साम्यक भी उन्हें छपाया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना का विचार फैलाने के लिए उन्होंने देसी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि शीर्ष वाली पुस्तिकाएं प्रकाशित की। अब इन्होंने बहुत सारी पुस्तिका प्रकाशित की। क्यों? तब हमारे भारत देश में सभी को पढ़ना आता था। वो पढ़कर क्या करते थे? अपने अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करते थे, जिससे अंग्रेजों को पता न चले। इन पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी है। अब उस पुस्तिका में क्या था कि हम कैसे बम बनाए वो भी। चांदोद करवाली के पास गंगनाथ विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलती थी। उस स्कूल के अंदर गुजरात में अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, परंतु संघर्ष नहीं रुका। अब देखो, सरकार ने बहुत किया गुजरात के अंदर भी, ब्रिटिश लोगों ने, कि हम इस आंदोलन को रोक दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से ही शासन चलेगा, तो उन्होंने सबका दमन करना शुरू किया। तो आपको इतना समझ में आया। अब हम अगली वीडियो के अंदर विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे और क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है, हम पढ़ेंगे। थैंक यू।